थर्ड पार्ट, c इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर p। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, तो पॉजिटिव फैक्टर 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मैंने अगर प्राइम नंबर लिखा, मान लीजिए आप 41, तो ये 41 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 23, तो 23 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। ऐसे इन्होंने प्राइम नंबर ले रखा है p, तो उसका सेट क्या बन जाएगा, 1, p, क्योंकि p कोई सा भी प्राइम नंबर 1 से डिविजिबल होगा और p से डिविजिबल होगा, तो उसका सेट रोस्टर फॉर्म में 1, p होगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है। आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है d इज इक्वल्स टू टी सच दैट टी क्यूब इज इक्वल्स टू टी बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसको देख लेते हैं। टी क्यूब इज इक्वल्स टू टी, ये आपको दिया है। वापस से वही चीज़, इसको आप डायरेक्टली कैंसल आउट मत कीजिएगा। यहाँ पे टी क्यूब है तो इसकी 3 वैल्यूज़ होगी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। तो टी कॉमन लिया आपने, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये टी इज इक्वल्स टू 0 तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस गिव्स टी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ऑफ 1। देख लीजिए आपके पास 3 वैल्यू आ रही है, क्योंकि क्यूब था। 0 प्लस 1 माइनस 1, तो आपका डी हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट, f इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको देख लेते हैं। x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए y, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो रहा है, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3, ये 2 वैल्यू आपको मिल रही है। पर आपका y क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ऑफ रूट 2। उसी तरह यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ऑफ रूट 3। तो आपका जो सेट था f, वो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू इन रोस्टर फॉर्म माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। ये इसका आंसर है। x टू द पावर 4 था तो 4 वैल्यूज आएगी। इट इज़ अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर 2 टू द पावर p माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर p माइनस 1। ये माइनस 1 अलग से है, वेयर 2 टू द पावर p माइनस 1 इज अ प्राइम नंबर, राइट y इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। इसमें आपको क्या दिया है, एक नंबर है 2 टू द पावर p माइनस 1, p माइनस 1 ऊपर ही है, और यहाँ पर ओनली 2 टू द पावर p है और माइनस 1 अलग से है। ये पूरा नंबर, इसका फैक्टर क्या है, x, और x कैसा है, पॉजिटिव है। अब इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि ये 2 टू द पावर p माइनस 1 इट इज अ प्राइम नंबर। तो 2 टू द पावर p माइनस 1 ये प्राइम तब होगा जब यहां पर p भी प्राइम होगा। अगर p प्राइम है तो ये नंबर प्राइम होगा। देखिए, इसको हम वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। अगर मैं p को नॉन प्राइम लेता हूं, p को लेता हूं 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 1। 1 आपका प्राइम नहीं है। आप अगर p को 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 3। 3 आपका प्राइम है। तो जब भी आप p को प्राइम रखेंगे या प्राइम नंबर का रूप देंगे तो ही आपको ये एज अ होल प्राइम नंबर मिलेगा। अब इसके बाद 2 टू द पावर p माइनस 1, इसका क्या, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है x इज अ पॉजिटिव फैक्टर, तो x इसका फैक्टर है कि नहीं। मैंने मान लीजिए p को रखा 2, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2 टू द पावर
2 - 1 और ये 3 मिल रहा है, अभी हमने देखा। तो 2 टू दी पावर 2 - 1 मतलब 2 टू दी पावर 1 इंटू 3, तो 2 इसका फैक्टर होगा। उसी तरह से p को आपने रखा 3, दूसरा प्राइम नंबर, तो आपको ये मिल जाएगा 2 टू दी पावर 3 - 1 इंटू ये है आपका 2 टू दी पावर 3 मतलब 8, 8 - 1 7, ये प्राइम मिल रहा है आपको बराबर, ये भी प्राइम मिल रहा था। ये आपका हो गया 2 टू दी पावर 2। अब 2 टू दी पावर 2 इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 टू दी पावर 1 तो होगा ही सही, 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 टू दी पावर 2 इटसेल्फ। अब क्योंकि यहाँ पे ये प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 भी होगा, क्योंकि प्राइम नंबर खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, तो 1 भी सब में होगा। चलिए उसके बाद हम एक नंबर और चेक कर लेते हैं। मैंने p को रखा 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 टू दी पावर 5 - 1 और यहाँ पर 2 टू दी पावर 5 - 1, ये आपका हो गया 31, ये प्राइम ही है। और ये हो गया 2 टू दी पावर 4। अब 2 टू दी पावर 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4 इटसेल्फ। 16 इज डिविजिबल बाय 16, 8, 4, 2। अब आप देखिए, अगर आप ऐसा करते गए, p को आप प्राइम लेते गए, तो आपको फैक्टर्स इसके क्या मिल रहे हैं? 1, 2 टू दी पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू दी पावर 4 अप टू 2 टू दी पावर p - 1। यहां पर आप लिख दीजिए फ्रॉम द अबोव, पहला तो 1, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 2 टू दी पावर p - 1 और एट लास्ट 2 टू दी पावर p - 1, क्योंकि ये प्राइम है तो खुद से डिविजिबल होगा और 1 से होगा। ये सारे फैक्टर्स इस पूरे नंबर्स के फैक्टर्स हैं और यही आपका सेट होगा y इज इक्वल्स टू y इन रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला था 2 टू दी पावर p - 1 इंटू 2 टू दी पावर p - 1, इसमें आपका दूसरा वाला नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर यदि है तो इसमें p भी क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। इसको हमने वेरीफाई करके भी देख लिया, p की हमने नॉन प्राइम वैल्यू ली तो ये नॉन प्राइम आ रहा था, इसीलिए आपको p प्राइम लेना पड़ेगा। अब p जब प्राइम होगा तो p की वैल्यूज क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, तो हमने 3 वैल्यूज से इसको चेक कर लिया। आपने जब p को 2 रखा तो आपको ये कितना मिला? 2 टू दी पावर 2 - 1 मतलब 2 की पावर 1 और ये 3। उसी तरह p को आपने 3 रखा तो 2 टू दी पावर 2, 5 रखा तो 2 टू दी पावर 4। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 टू दी पावर 4 जो कि 16 है, ये 2, 4, 8, 16 सबसे डिविजिबल है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 टू दी पावर 1, 2, 3, 4। इतना आप समझ गए हैं। जैसे यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 था तो 2 टू दी पावर 3 आया, तो छोटी पावर वाले टर्म्स इसके फैक्टर्स होंगे ही सही। इसीलिए फ्रॉम द अबव पैटर्न वी कैन सी दैट पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ दिस आर 1, 2 टू दी पावर 1 एंड सो ऑन अप 2 टू दी पावर p - 1, और क्योंकि ये प्राइम था तो ये भी आएगा और 1 भी आएगा। इस तरह से इसका सेट बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका 128 belongs to y is such that the sum of all the positive factors of y is 2y। तो पहले आप 128 के सारे फैक्टर्स निकाल लीजिए। इसका क्या होगा? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। 64 से 2, 64 और 2 दोनों हो गए। 32 से 4 टाइम्स में 32 और 4 दोनों हो गए। 16 8 जा, 8 16 जा और 128 जा, 128 बन जा। ये आपका आ जाएगा 255। इन सबको जब आप ऐड करेंगे, अब यहाँ पर आपका y क्या है? 128 और इसके जितने फैक्टर्स है उनको ऐड करने पे 2y आना चाहिए, तो 2y मतलब 256 आना चाहिए, पर यहाँ पर एक नंबर ही कमी रह गई, 255 आ रहा है, इसीलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9th, इफ y इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10 एंड a represents any element of y, write the following sets containing all the elements satisfying the given condition। फर्स्ट पार्ट है इसका a belongs to y but a square does not belongs to y। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये।
फर्स्ट पार्ट में a बिलोंग्स टू y, ठीक है, पर a स्क्वायर y को बिलोंग ना करे ऐसा आपको करना है। चलिए अगर मैं a को 1 लेता हूँ तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये बिलोंग कर रहा है y को। a को मैंने 2 लिया तो आपका a स्क्वायर हो जाएगा 4, इवन ये भी बिलोंग कर रहा है। 3 लिया a स्क्वायर हो जाएगा 9, ये भी बिलोंग कर रहा है। जैसे ही मैंने a को 4 लिया तो मुझे क्या मिल गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 डज नॉट बिलोंग्स टू y। 1 2 3 को छोड़ के a की वैल्यू 4 से लेकर 10 तक a स्क्वायर आपको ऐसा मिलेगा कि वो y को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका सेट क्या बन जाएगा, 4 5 6 अप टू 10। तो क्लियरली सेट ए ले लीजिए आप रोस्टर फॉर्म में, 4 5 6, ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इफ ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 12 20, b is equals to 3 6 9 12 15, c is equals to 5 10 15 20, and u is the set of all whole numbers. Draw a Venn diagram showing the relation of u, a, b and c। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसका मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पे आपका u यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स, तीनों सर्कल्स a b c। अब इसमें आप देखिए a में 2 4 8, इसको मैंने अलग करके लिखा है, क्यों, क्योंकि 2 4 8 ना बी में कॉमन है ना सी में कॉमन है। उसी तरह 3 9 ओनली बी में है, ए और सी में नहीं है, इसीलिए इसको अलग लिखा। 5 10 ये सी में है, ए और बी में नहीं है। फिर यदि हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो 6 और 12 ये ए और बी में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। 20 ये ए और सी में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा। 15 बी और सी में आ रहा है, ये ए में नहीं आ रहा है। और ए बी सी इन तीनों में कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं था, इसीलिए ये जगह मैंने ब्लॉक कर दी है कॉमन वाली, ठीक है। इन तीनों को एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करवा के इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, जी बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, B be the set of all boys in the school, S be the set of all students in the school who take swimming. Some but not all students in the school take swimming. Draw a Venn diagram showing one of the possible interrelationship among sets U, G, B and S। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो वेन डायग्राम मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। इसमें आप देखिए इन्होंने जैसा बोला है वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बी सेट ऑफ बॉयज़, जी सेट ऑफ गर्ल्स। अब एस क्या है, सम स्टूडेंट्स, सबके सब नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उसमें से कुछ गर्ल्स हो सकता है उसमें कुछ बॉयज़ हो। अगर कुछ गर्ल्स है तो आपका ये वाला रीजन आएगा, कुछ बॉयज़ है तो आपका ये वाला रीजन आएगा। तो इस तरह से कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज़ स्विमिंग में पार्ट ले रहे हैं, और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये वो रीजन है जो कि स्विमिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। और वो सभी स्टूडेंट्स जो कि स्विमिंग में पार्ट ले रहे हैं वो इसी स्कूल के हैं, तो ये यू के अंडर आएंगे। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, 4 इन ऑल द 3। फाइंड हाउ मेनी पास्ट, इसका पहला पार्ट है इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि उससे समझ में हमें आसानी से आएगा। देखिए इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये है आपका एन सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एन यू इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं ये इंग्लिश वाले ई, मैथमेटिक्स वाले एम और साइंस वाले एस। अब इसमें इंग्लिश वाले कितने हैं, एन ई इज इक्वल्स टू 15, मैथमेटिक्स वाले एन एम इज इक्वल्स टू 12, एन एस इज इक्वल्स टू 8 साइंस वाले। उसके बाद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स साथ में जो पढ़ रहे हैं वो, तो ई एंड एम ऐसा हो जाएगा, ये 6 इंटरसेक्शन आ जाता है। देन मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो एम एंड एस ये हैं आपके 7। उसके बाद इंग्लिश एंड साइंस, तो ई एंड एस ये 4।
और एट लास्ट तीनों मतलब E एंड S एंड M, ये भी 4 है। अब इसको हम देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। E, M और S इन सर्कल के इंटरसेक्शन से जो भी स्पेस बनी है इंक्लूडिंग इनकी खुद की स्पेस, वहाँ पर आप वेरिएबल्स असाइन कर दीजिए। इसको मैं दे देता हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D, A B C D E F G। अब इसमें आपको समझना ये है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एन ई इज इक्वल्स टू 15, तो एन ई इज इक्वल्स 15 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओनली ए की वैल्यू, सिर्फ ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा सर्कल ई वाला ये कवर होगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये इज इक्वल्स टू कितना है 15 है। उसी तरह से एन एम इज इक्वल्स टू 12 है, तो उसके अंदर क्या आ रहा है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये इज इक्वल्स टू 12। एस के लिए सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। देन ई एंड एम, तो ई एंड एम में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला, ये पूरा रीजन, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में क्या आ रहा है बी एंड सी, तो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, इस तरह से ये होगा। उसी तरह से ई एंड एस, तो ई एंड एस में क्या आ रहा है आपके पास डी प्लस सी, तो डी प्लस सी इज इक्वल्स टू 4। देन ई एंड एस एंड एम, मतलब ऐसा रीजन जो कि तीनों में कॉमन है, तो रीजन कौन सा है आपका सी, ये ई में भी आ रहा है, एम में भी आ रहा है, एस में भी आ रहा है, तो सी इज इक्वल्स टू 4। बस सी इज इक्वल्स टू 4 है, बाकी सब में सारे वेरिएबल्स का या 2 या 3 वेरिएबल्स का एडिशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बोला है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, ठीक है। मतलब क्या है, जहाँ जहाँ साइंस का रीजन कॉमन आ रहा है वो आपको नहीं लेना है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो रीजन है आपको वही लेके चलना है। तो आप देखिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो रीजन है वो सिर्फ आपका ये वाला रीजन है बी वाला, इसके अलावा सी डी ई इसके अंदर साइंस आ रहा है, इन्होंने बोला है नॉट साइंस, तो आपको साइंस लेना ही नहीं है। तो सी डी ई ना आते हुए यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, बी इज द ओनली रीजन कॉमन टू ई एंड एम, तो हियर इज बी, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना पड़ेगा। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करना पड़ेगी। आप देखिए आपको क्या दिया है e एंड m, तो n e एंड m कितना हो जाएगा आपका b प्लस सी, ठीक है। तो n e एंड m इज इक्वल्स टू b प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद एंड n e एंड s एंड m इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 4, ठीक। तो b प्लस सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। अब इसका दूसरा पार्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, ये भी उसके ऐसा ही है। इसमें आपको क्या देखना है मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो इसमें कौन सा रीजन आ रहा है आपका ई वाला, क्योंकि सी बी और डी इसमें आपका ई भी आ रहा है, इसीलिए आपको ये नहीं लेना है। नाउ एन एम एंड एस इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू सी प्लस ई, अगेन सी इज इक्वल्स टू 4, तो आपका ई कितना आ जाएगा 4 प्लस ई इज इक्वल्स टू 7, दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल्स टू 3। ये आपका दूसरा आंसर। थर्ड पार्ट, अब इन मैथमेटिक्स ओनली इसमें आपको क्या फाइंड करना है ओनली एफ, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स बी सी ई ये नहीं आएंगे। अगर आप बी सी ई लेते हैं तो इंग्लिश और साइंस भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उसने पूछा है मैथमेटिक्स ओनली, तो आपको ओनली एफ फाइंड करना है। अब आपको बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, और आपका एन एम कितना है 12, तो ये 12 किसके बराबर है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। यहाँ पर आपने बी सी ई की वैल्यू पुट करी तो आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। तो सिंस एन एम इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 12 इज इक्वल्स टू बी था आपका 2, सी है आपका 4, ई है आपका 3 प्लस एफ, तो ये कितना हो गया आपका 7 प्लस 2 9, तो एफ इज इक्वल्स टू 3। ये आपका थर्ड पार्ट। एट लास्ट इन मोर देन वन सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, हो सकता है 2 में पास हो या फिर 3 में पास हो, तो आपको 2 के साथ साथ 3 भी निकालना है। अब इसमें आप देखिए b प्लस सी प्लस ई प्लस डी, यही वो रीजन्स है जिसमें
दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। ये चीज़ आप समझ गए हैं। ए, एफ और जी नहीं आएंगे, क्योंकि ए, एफ और जी में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स उनकी गिनती हो रही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डी निकालना है, तो डी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। डी आपका क्या है, ई एंड एस में आ रहा है। ई एंड एस कितना है आपका 4, तो सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 4। ये आपको दे रखा है ई एंड एस, ये रीजन सी है आपका 4, तो डी कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो मोर देन वन सब्जेक्ट के लिए तो सी है आपका 4, डी 0, ई 3 और बी 2, तो ये कितना हो गया आपका 9। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास होने वाले लोग 9 हैं, ये इसका आंसर है। ठीक, तो अब देख लीजिए, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, वो लोग जो कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, साइंस में पास नहीं हुए, वो कितने आ गए आपके पास 2। इसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, ये 3, ओनली इन मैथमेटिक्स ये भी 3, और उसके बाद मोर देन वन सब्जेक्ट ये 9। ये चारों आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आपको वेन डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें बनाने की। एन यू ये है आपका 60, यूनिवर्सल सेट में टोटल नंबर 60 हैं। 25 प्ले क्रिकेट, इसको आप डिनोट कर दीजिए एन सी से। एन टी टेनिस, ये है 20, और स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द गेम्स, तो ये क्या हो जाएगा एन सी एन टी। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, मतलब आपको कम से कम एक स्पोर्ट को खेलने वाले स्टूडेंट्स को निकालना पड़ेगा। कम से कम एक मतलब एक या दोनों खेलने वाले, तो आपको निकालना क्या है, एन सी और टी। ये होता है स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स। आप इसको जब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो आपको वो सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि कोई सा भी स्पोर्ट नहीं खेलते। तो पहले आप ये फाइंड कर लीजिए, ये बहुत ईजी है। ये आपका होता है एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी एन टी। यहाँ पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसीलिए माइनस एन सी एन टी भी आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो एन सी प्लस एन टी होता ओनली। अब ये कितना हो गया आपका 25 प्लस 20 माइनस 10, इट इज़ इक्वल्स टू 35। अब स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, लिखा नहीं है स्पोर्ट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा एन यू माइनस एन सी और टी। तो 60, ये आपका 60 था, माइनस 35 इज इक्वल्स टू 25। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं। हाँ, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए, इससे आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, 25 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल it was found that 120 study mathematics, 90 study physics, 70 study chemistry, 40 study mathematics and physics, 30 study physics and chemistry, 50 study chemistry and mathematics, 20 none of these subjects. Find the number of students who study all the 3 subjects. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या है, एन, पी एंड सी एंड एम। जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, आपको निकालना है। ऑल द 3 सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पर एंड आ जाएगा तीनों में। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, आपका की पॉइंट क्या है, 20 स्टूडेंट्स स्टडी नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और पहली लाइन में इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स। आपका एन यू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 200, उसके बाद एन, पी और सी और एम, इस पूरे का डैश जो तीनों ही नहीं पढ़ते हैं, वो है आपका 20। अब यहाँ पर समझना एक चीज़ आपको ये है कि P और C और M इसका होल डैश 20 है, तो P और C और M कितना होगा, इसका मैं एक रफ वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो अब देखिए, ये आपके पास 3 गोले हैं PCM। तो PCM में जो रीजन शेड हो रहा है, इस रीजन को छोड़ के जो भी रीजन U में आ रहा है, ये आपका क्या है, P और C और M डैश। इसका मतलब ये हुआ कि P और C और M प्लस N, P और C और M का होल डैश इज इक्वल्स टू एन यू।
ये तीनों सर्कल्स और इसके अलावा जो भी रीजन है ये पूरा मिलके आपका यूनिवर्सल सेट बना रहा है यू। जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एन पी और सी और एम इज इक्वल्स टू एन यू माइनस एन पी और सी और एम डैश। वो स्टूडेंट्स जो कि तीनों सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं, वो सब इस रीजन में लाया करेंगे, इस सर्कल के बाहर। ये चीज़ आप समझ गए हैं। इसको वेन डायग्राम बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कंसेप्ट समझ लीजिए। उन्होंने बोला था आपके पास टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, उन 200 स्टूडेंट्स में से 20 जने ऐसे हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, 200 माइनस 20। पर हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझा तो हमें ये रिजल्ट मिला, एन यू माइनस एन पी और सी और एम डैश। तो ये कितना हो गया आपका, 200 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 180। अब आपको एन पी एंड सी एंड एम निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन पी और सी और एम इज इक्वल्स टू एन पी प्लस एन सी एन पी एंड सी एंड एम। और इन सबकी वैल्यूज आपको दे रखी है, एन पी आपको दे रखा है, एन सी दे रखा है, एवरीथिंग आपको गिवन है। ठीक है, फिर भी इसको एक बार लिख देता हूं यहां पर मैं, एन एम, बस ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो आपका एन पी एंड सी एंड एम आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। तो ये आपका हो गया 120 और ये है आपका 180। अभी कितना हो जाएगा इसको आपने सॉल्व किया तो 300 280 इट इज इक्वल्स टू 20। तो एन पी एंड सी एंड एम तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले आप जैसे लोग पीसीएम वाले 20 हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ टाउन ऑफ 10,000 families it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, 10% families buy newspaper C, 5% families buy A and B, 3% buy B and C, 4% buy A and C. If 2% families buy all the 3 newspaper, find, इसका फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी है, आपके पास टोटल फैमिलीज कितनी है, 10,000 है, इसमें से 40% न्यूज़पेपर ए रीड करती है। तो एन ए, इसको हम डिनोट कर देते हैं द नंबर ऑफ फैमिलीज हु रीड न्यूज़पेपर ए। तो ये 40% किसकी है, इस 10,000 की है। ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो 40/100 इंटू 10,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4,000, मतलब 4,000 फैमिलीज रीड न्यूज़पेपर ए। उसी तरह से आपका एन बी क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 10,000, मतलब ये हो जाएगा 2,000। उसी तरह से एन सी, बाकी का आपने किया तो आपको ऐसा मिलेगा, ए एंड बी का 500, बी एंड सी का 300, ए एंड सी का 400। ठीक है, अब एक लास्ट और बचा है आपका 2% बाय ऑल द न्यूज़पेपर, मतलब एंड ए एंड बी एंड सी, ये है आपका 2% ऑफ 10,000, तो ये आपका हो जाएगा 200। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, इसमें द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। तो न्यूज़पेपर ए ओनली का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, ऑब्वियसली तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ बोल रखा 2% बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर, मतलब तीनों में कुछ कॉमन पीपल ऐसे भी हैं जो कि तीनों रीड करते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, ये मैंने वेन डायग्राम बनाया। अब इन्होंने क्या बोला है, ओनली ए, तो ओनली ए वाला रीजन क्या होगा, आपका ये वाला रीजन। इसमें से आप क्या करेंगे, ए एंड बी को माइनस कर देंगे। ए और बी का कॉमन रीजन आपको नहीं चाहिए, साथ ही साथ ए और सी का कॉमन रीजन नहीं चाहिए, तो आप ए एंड बी और ए एंड सी माइनस कर देंगे। देखिए आप एक ये वाला रीजन जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ और एक ये वाला रीजन। अब आप देखिए ये जो रीजन है जिसको अभी मैंने शेड किया, ये 2 बार माइनस हो रहा है। ए एंड बी को माइनस करते समय ये वाला रीजन जिसको मैंने शेड किया जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है, ये 2 बार माइनस हो रहा है, इसीलिए आपको इसको एक बार प्लस करना पड़ेगा, ए एंड बी एंड सी, जिससे कि सिर्फ आपका ओनली ए बचे।
ठीक है, ये बात तो समझ गए होंगे। तो फर्स्ट पार्ट ए ओनली, ये आपका हो जाएगा एन ए माइनस एन ए एंड बी माइनस एन ए एंड सी प्लस एन ए एंड बी एंड सी। ठीक है, तो आप देख लीजिए एन ए कितना है आपका 4000 माइनस एन ए एंड बी 500 ए एंड सी 400 ए एंड बी एंड सी 200। तो ये आपको मिल रहा है 3300 या इसको आप पढ़ सकते हैं और 33%। 3300 बाय 100 मतलब 33%। ठीक है, इसके बाद इसका बी पार्ट, इसमें ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ये तीनों के तीनों सर्कल्स आपके ना आए, इनके अलावा जो भी रीजन आ रहा है वो काउंट हो जाए। ठीक है, तो एन ए और बी और सी इस पूरे का डैश ये आपको निकालना है। ये बात तो समझ गए होंगे। ये क्या होता है आपका एन यू माइनस एन ए और बी और सी। ठीक है, अब एन ए और बी और सी क्या होगा, एन ए और बी और सी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए एंड बी माइनस एन बी एंड सी माइनस एन ए एंड सी प्लस एन ए एंड बी एंड सी। अभी कितना हो जाएगा आपका, तो ये 7200 माइनस 1200, ये आपका हो गया 6000। तो ये 6000 क्या है, ये आपका पूरा रीजन कंप्लीट ए बी सी जिसमें तीनों आ रहे हैं। अब इसको छोड़ के जो रीजन है वो ये पूछ रहे हैं नन ऑफ ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा 10000 माइनस ये पूरा, तो एन ए और बी और सी का होल डैश इज इक्वल्स टू एन यू मतलब 10000 माइनस एन ए और बी और सी 6000, ये आपका हो गया 4000। ये दूसरा आंसर। ठीक है, आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखिए, इन्होंने पहले पार्ट में क्या पूछा था, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। तो इसमें आपने क्या करा, ए ओनली के लिए आपने 3 सर्कल बनाए ए बी सी, इसके अंदर आपने सिर्फ ये वाला रीजन शेड किया क्योंकि आपको कॉमन एलिमेंट्स वाला रीजन नहीं चाहिए था। आपने ये वाला रीजन हटा दिया, ये वाला रीजन हटा दिया, ये वाला रीजन हटा दिया, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया। अब क्रॉस लगाते समय क्या हुआ कि ये वाला जो क्रॉस था बीच वाला, ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसीलिए आपको एक बार इसको ए एंड बी एंड सी को प्लस करना पड़ा। तो आपका एन ए कितना हो गया 4000 माइनस 500 माइनस 400 प्लस 200, तो ये आपका आ गया 3300 मतलब 33%। देन उन्होंने क्या पूछा नेक्स्ट पार्ट में, फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी तीनों को ना लेने वाली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा रीजन आपका ए और बी और सी, ये आपके, हाँ ये यू था, इसको बनाना नहीं भूल गया, पूरा क्वेश्चन समझा दिया आपको, यूनिवर्सल सेट, इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि उसने ये जो बाकी जगह बची है यू में ये पूछी है, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए और बी और सी को एन यू में से माइनस कर देंगे। आपने जब माइनस किया तो आपको 4000 मिला। अब 4000 क्या होता है आपका 40%। ठीक है, ये इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोज, फ्रेंच इज इक्वल्स टू 17, इंग्लिश इज इक्वल्स टू 13, संस्कृत इज इक्वल्स टू 15, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9, इंग्लिश एंड संस्कृत 4, फ्रेंच एंड संस्कृत 5, इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत 3, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल 27 जैसे ही है आपका। आपको पहले क्या दिया है, एन एफ मतलब फ्रेंच, ये 17, एन ई इज इक्वल टू 13। पहले हम इस पूरे डेटा को लिख लेते हैं, एन एस संस्कृत मतलब 15, बाकी का आप लिखेंगे तो ऐसा आपको मिल जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में फ्रेंच ओनली
तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपने 27 में किया था, आपको सिर्फ फ्रेंच ही लेना है, तो एन एफ माइनस जो जो कॉमन एलिमेंट्स है जिसमें फ्रेंच आ रहा है वो माइनस हो जाएंगे, एन एफ एंड ई माइनस एन एफ एंड एस प्लस एन ई एंड एफ एंड एस। बिल्कुल 27 में कॉपी है ये, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो ये कितना हो गया, 17 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 3, ये आपको मिल गया 6। ये पहला आंसर, 6 स्टूडेंट्स स्टडी फ्रेंच ओनली। देन इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगा, एन ई माइनस एन एफ एंड ई, और कहाँ कॉमन आ रहा है इंग्लिश, एन ई एंड एस प्लस एन ई एंड एफ एंड एस। तो ये आपका हो गया 13 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 3, ये आपको मिल जाएगा 16 माइनस 13 मतलब 3। इसके बाद संस्कृत ओनली, ये दूसरा आंसर था आपका, तो एन एस माइनस एन ई एंड एस माइनस एन एफ एंड एस प्लस एन ई एंड एफ एंड एस। तो ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 9 9, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर। इसके बाद इन्होंने बोला है इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। ठीक है, इसको आपको समझा देता हूँ मैं वेन डायग्राम से। पहले के 3 तो बिल्कुल 27 जैसे थे, इसको आप यहाँ लिख भी दीजिएगा, सेम एज क्वेश्चन 27 फर्स्ट पार्ट। अब फोर्थ वाले में देखिए आप, यहाँ 3 सर्कल बनाता हूँ मैं, एक फ्रेंच का, एक इंग्लिश का और एक संस्कृत का, फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत। अब इन्होंने क्या बोला है, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। अब इंग्लिश और संस्कृत के लिए क्या हो जाएगा, आपका ये वाला रीजन हो जाएगा जिसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये क्रॉस आ रहा है वो रीजन जो कि तीनों में कॉमन है, इसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला रीजन वो है जिसके अंदर फ्रेंच भी आ रही है, आपको फ्रेंच को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको मैं शेड कर देता हूँ ये बताने के लिए कि इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जिसको मैंने क्रॉस करा है उसको हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एन ई एंड एस आपको ये चाहिए, और इसमें से आप क्या माइनस कर रहे हैं, एन ई एंड एस एंड एफ। ठीक है, वो रीजन जो कि तीनों में कॉमन था उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्रेंच भी आ रही है, आपको सिर्फ ई एंड एस वाला रीजन ही चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्थ पार्ट इंग्लिश, ये है आपका एन ई एंड एस माइनस एन ई एंड एस एंड एफ। तो ई एंड एस है आपका 4 और ये है 3, तो 4 माइनस 3 1। तो इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच ये है 1। ठीक है, फिफ्थ पार्ट ये हो जाएगा एन एफ एंड एस। अब इंग्लिश वाला पार्ट तो कॉमन पार्ट एन एफ एंड एस एंड ई, इसको आपको माइनस करना है। अब एन एफ एंड एस कितना है, 5 5 और ये 3, 5 माइनस 3 मतलब 2। तो फ्रेंच संस्कृत ओनली बट नॉट इंग्लिश 2। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट, तो ये आपका हो जाएगा एन एफ एंड ई और कॉमन पार्ट माइनस वापस से एफ एंड ई एंड एस। तो एफ एंड ई कितना है आपका 9 माइनस 3, तो ये हो गया 6। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं लिखना भूल रहा हूँ, ये आपका आंसर था फिफ्थ पार्ट का, ये सिक्स्थ पार्ट का। चलिए 2 पार्ट और बचे हैं आपके। सेवन्थ पार्ट एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। अब इसमें आप समझिएगा मतलब क्या है इसका, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज मतलब एक तो है ही सही, एक के अलावा 2 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है। तो ये दूसरा तरीका है पूछने का, एन ए और बी और सी को। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 2 सेट होते और एटलीस्ट 1 होता मतलब एन ए और बी, एटलीस्ट 3 मतलब एन ए और बी और सी, ऐसा होता है और के केस में। तो ये आपका हो जाएगा एन एफ एंड ई एंड एस, ये हो गया एन एफ प्लस एन ई, ये हो गया आपका 30 30 प्लस 15 45 प्लस 3 48।
48 माइनस 18 इट इज़ इक्वल्स टू 30। ठीक है। हाँ, और एक गलती हो गई मुझसे यहाँ पे, एटलीस्ट वन एंड एफ और ई और एस ऐसा होगा, है ना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ये तो यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका है 7th पार्ट का आंसर। अब लास्ट पार्ट, नन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। तो नन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस वापस से वही हो गया, ये तीनों आपके शेडेड हैं और इसको आपने निकाल भी लिया अभी 7th पार्ट में। इसको आप यूनियन में से माइनस कर दीजिए, आपका एन यू कितना है 50, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एन यू माइनस एन एफ और ई और एस। तो 50 माइनस 30 20। 20 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों भाषा नहीं पढ़ते हैं। ये इसका आंसर। ये सारे आपके आंसर्स हो गए। आपने इसको वेन डायग्राम के इक्वेशन के बगैर ही सॉल्व कर लिया। अगर आप इक्वेशन लेके करते तो उससे भी हो जाता, पर इससे और एफिशिएंटली हो गया है। इक्वेशन लेके भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको मैंने कराया है। आप इसके अंदर वेरिएबल्स ले लेंगे ए बी सी डी ई एफ और उन्हें आप इन वैल्यूज़ के हिसाब से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 से 43 तक आपको एमसीक्यू है। 29 है आपका, सपोज A1 A2 एंड सो ऑन अप टू A30 आर 30 सेट्स ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड B1 B2 अप टू Bn आर n सेट्स ईच विथ 3 एलिमेंट्स। लेट I इज इक्वल्स टू 1 यूनियन 30 AI इज इक्वल्स टू, इसमें भी यूनियन J इज इक्वल्स टू 1 टू n Bj is equals to S and each element of S belongs to exactly 10 of AI's and exactly 9 of BJ's, then n is equal to। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है वैसे ये। इन्होंने आपको क्या बोल रखा है, आपके पास टोटल सेट्स कितने हैं A1 से लेके A30 तक और सबके पास 5 एलिमेंट हैं, तो 35 जा 150 एलिमेंट्स टोटल आपके पास हो जाएंगे। उसी तरह से B1 B2 अप टू Bn और हर सेट में 3 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 3 एलिमेंट्स। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A30। ऐसा हो रहा है एज ईच सेट इज इक्वल्स टू 30 इंटू 5 150। सिमिलरली ये आपके हो जाएंगे 3 इंटू एन 3n। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों सेट, इनका जो यूनियन है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू यूनियन ऑफ An, ये इज इक्वल्स टू S है। सेम केस B के लिए ये भी S है, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली इन्होंने, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI's एंड 9 ऑफ BJ's। इसका मतलब ये है कि A के अंदर अगर आप S को देख रहे हो, जिस तरह से आपको S दे रखा है, तो हर एलिमेंट 10 बार यूज हुआ है। एवरी एलिमेंट इज यूज्ड 10 टाइम्स इन केस ऑफ A, और B के लिए एवरी एलिमेंट इज यूज्ड 9 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन U I इज इक्वल्स टू 1 to 30 AI इज यूज्ड 10 टाइम्स एंड फॉर 1 to n BJ इज यूज्ड 9 टाइम्स। और साथ ही साथ ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पूरी चीज़ इक्वल आ रही है आपके। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिपीट ना हो रहे हो A के लिए, वो क्या हो जाएंगे आपके 150/10। ठीक है, सो S इज इक्वल्स टू 150/10, ये आपका हो गया 15 एंड फॉर J इज इक्वल्स टू 1 to n BJ S इज इक्वल्स टू 3n/9, ये आपका हो गया n/3। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 15 इज इक्वल्स टू n/3, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 45। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements. The number of subsets of the first set is 112 more than that of the second set. The values of m and n are respectively, आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 2 सेट हैं, फाइनाइट सेट्स हैं। आप मान लीजिए एक सेट है आपका A और एक है B। A के पास कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं।
तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे? आपने पढ़ा है पावर सेट में सबसेट जितने एलिमेंट्स रहते हैं वो 2 की पावर में आ जाते हैं, और इसका जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। यहाँ पर आपको पावर सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि सबसेट्स कितने हैं। उसी तरह से बी के लिए टोटल एलिमेंट्स आपके हैं n, तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे आपके 2 की पावर n। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है कि a के जितने भी सबसेट्स हैं 2 की पावर m, ये b के सबसेट से 112 ज़्यादा हैं। मैं a को बड़ा मान रहा हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर आप b को बड़ा मानेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा 2 की पावर m प्लस 112। ये आपकी इच्छा है जैसा आपको लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ a इज ग्रेटर देन b, ऐसा होता तो नहीं है पर ये बताने के लिए आपको कि a बड़ा सेट है, 2 की पावर m इज इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 112। ठीक है, इसको भले अपना लिखें चलेगा, ये आपके लिए था। तो ये आपका हो गया 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 112। अब आप देखिए 112 के साथ आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप 2 की पावर n यहाँ पर लेकर आ पाएँ। 112 किसके टेबल में आता है? 7 के। देख लीजिए आप, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब यहाँ पर 16 आ गया है, तो 16 आपका क्या होता है 2 की पावर 4, और 7 एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 की पावर 4 इंटू 7। अब यहाँ पर भी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n आ रहा है, तो इसको भी आप मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से करिए। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ से आपने 2 की पावर n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बेस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट तो पावर प्लस हो जाती है, n प्लस m माइनस n, तो n और n कैंसिल, m बचेगा, और माइनस 1 मतलब 2 की पावर n ही बचेगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, तो ऑन कंपेयरिंग ये आपको मिल रहा है 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 4। दूसरी जगह 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। अब n को आपने 4 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 4, और ये 1 इधर गया तो 8। 8 आपका क्या होता है 2 की पावर 3। इसको आपने कंपेयर किया तो m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 7। अब m आपका 7 आ गया, n 4 आ गया, ये आपको बताना था। पहले m है फिर n है, तो 7,4 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, द सेट a एंड b डैश द होल डैश यूनियन b एंड c इज इक्वल टू, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको दिया है पहले a एंड b डैश, इस पूरे का डैश यूनियन b इंटरसेक्शन c एंड c। अब यहाँ पर आपने लगाया डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा a डैश यूनियन b डैश इसका डैश, ठीक है, यूनियन b एंड c। यहाँ पर आप लिख दीजिए डी मॉर्गन्स लॉ, a एंड b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश यूनियन b डैश, ऐसा होता है। यहाँ पर a एंड b डैश था तो b डैश डैश डबल डैश हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया a डैश यूनियन b डबल डैश मतलब b यूनियन b एंड c। यहाँ पर लिख दीजिए आप b डबल डैश इज इक्वल्स टू b। देन यहाँ पर आप एसोसिएटिव लॉ लगा लीजिए, ये आपका हो जाएगा a डैश यूनियन यहाँ पर b यूनियन b एंड c। ठीक है, इसको आपने साथ में कर दिया इसके एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पर b यूनियन b एंड c, क्योंकि यहाँ पर यूनियन आ रहा है इसीलिए ये जो b है ये बड़ा होगा। b एंड c में कॉमन एलिमेंट्स b और c के होते हैं वो आते हैं, तो ये छोटा है स्मॉल और ये बिग। स्मॉल बिग ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। अब यूनियन बीच में है तो क्या होता है, जो बड़ा सेट रहता है उसको फेवर करा जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा b। तो ये आपका हो गया a डैश यूनियन b, a डैश यूनियन b। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो ये लिख दीजिएगा a यूनियन यूनिवर्सल सेट u, तो ये हो जाता है u, इससे वो समझ जाएंगे।
तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए डैश यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 32, लेट F1 be the set of parallelograms, F2 the set of rectangles, F3 the set of rhombuses, F4 the set of squares, F5 the set of trapeziums in a plane, then F1 may be equal to, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप देखिए आपका जो पैरेललोग्राम है वो क्या होता है, जिसमें आपके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। यही चीज़ रेक्टेंगल में भी होती है। मैं सारी चीज़ें बना देता हूँ आपके सामने। देखिए ये जो आपके सामने मैंने डायग्राम्स बनाए हैं ये एक जनरल केस के हिसाब से बनाए हैं। आपका पैरेललोग्राम जनरली ऐसा दिखता है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑपोजिट साइड जो रहती है पैरेलल रहती है और इक्वल रहती है। रेक्टेंगल में भी ऐसे होता है, पर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। इसीलिए रेक्टेंगल क्या हो गया, पैरेललोग्राम के अंडर आएगा। मतलब रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम का सबसेट है। ये चीज़ आप समझ गए हैं। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम नीड नॉट नेसेसरीली बी अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर एंगल्स आप देखिए, रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम में जनरल केस में ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो। इसीलिए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का सबसेट है। उसी तरह से अगर आप रोम्बस को देखें तो रोम्बस में भी क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। रेक्टेंगल में इक्वल नहीं आ रहे थे पर रोम्बस में इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पर हर पैरेललोग्राम में आपके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। फिर हम स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर में आपकी चारों साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पर पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वही चीज़, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, कॉन्वर्स नीड नॉट ऑलवेज बी ट्रू। एट लास्ट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो एकदम अलग ही तरीके का है। ट्रेपेजियम में आपके दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं, इसीलिए ये पैरेललोग्राम तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, इसका एक दूसरा वर्जन भी होता है जिसमें आपके दो साइड पैरेलल हैं, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं और दो साइड नॉन पैरेलल और नॉट इक्वल हैं। ठीक है, तो दोनों वर्जन में आप देखिए कि पैरेललोग्राम कहीं नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि दो साइड ही पैरेलल आ रहे हैं, बाकी के दो साइड्स पैरेलल नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता है। ना पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होगा ना ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, F1 और F2 और F3 और F4। पैरेललोग्राम के अंडर आपके रेक्टेंगल्स, रोम्बस, स्क्वायर्स और पैरेललोग्राम खुद आ सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, लेट S इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, T इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल एंड C इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। If the triangle and circle intersect each other and are contained in a square, then। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप लास्ट लाइन देखिए, इन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल और सर्कल ये दोनों स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, साथ ही साथ ट्रायंगल और सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। ये आपका स्क्वायर S, ये सर्कल C और ये ट्रायंगल T। और सर्कल और ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। ये वो रीजन है, कॉमन रीजन, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। S एंड T एंड C इज इक्वल्स टू 5 तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों S के अंदर आ रहे हैं। तो जो भी होगा वो C या T के टर्म्स में होगा, इसीलिए ये ऑप्शन तो आपको चला गया। फिर S और T और C इज इक्वल्स टू C। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है आपका स्क्वायर, सर्कल तो है नहीं, इसीलिए ये भी चला गया। S और T और C, यहाँ पर आप देखिए आपका S ही क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि C और T दोनों के दोनों S के अंडर आ रहे हैं। तो यहाँ पर S और T और C S के बराबर ही होगा। S और T इज इक्वल टू S एंड C, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि S एंड C ये आपका होता है C छोटा है और S और T में S, तो S और C ये दोनों इक्वल थोड़ी है, S बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर है C। S और T और C इज इक्वल टू S। क्वेश्चन नंबर 34, let R be set of points inside a rectangle of sides A and B where A and B is greater than 1 with two sides along the positive direction of x axis and y axis, then R is equals to आपको बताना है। ये भी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने इसमें आपको बोल रखा है रेक्टेंगल की साइड्स A and B है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस में आ रही है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन। तो अगर आप रेक्टेंगल बनाएंगे
तो आपका रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और साथ ही साथ इसकी जो साइड है वो क्या है, ये है ए और ये है बी। अब आर विद द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइज इनसाइड द रेक्टेंगल। अगर मैं कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए P, और ये होता है आपका x, y, तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो y है ये b से छोटा होगा और x ऐसे छोटा होगा। हियर इफ वी टेक x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, इसका रीज़न क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। साथ ही साथ a इज ग्रेटर देन x, b इज ग्रेटर देन y, क्योंकि x एंड y आर इनसाइड द रेक्टेंगल। ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन a, y इज लेस देन b इज ग्रेटर देन 0। तो आप देख लीजिए इसमें आपकी जो रिलेशन है वो होगी d, x a से छोटा है 0 से बड़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, y b से छोटा है 0 से बड़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और इनसाइड द रेक्टेंगल। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर इज। ये आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आपको ये दिया है NU यूनिवर्सल सेट 60 टोटल स्टूडेंट्स, उसके बाद क्रिकेट खेलने वाले आप मान लीजिए NC, ये है 25, टेनिस खेलने वाले NT, ये हैं 20, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम खेलते हैं। तो NCNT कितना हो गया आपका 10। अब इसमें आप पहले क्या निकाल लीजिए, NC और T, ये वो लोग हैं जो कि क्रिकेट टेनिस दोनों खेलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा NC प्लस NT माइनस कॉमन एलिमेंट NCNT, ये TNC। तो ये हो गया आपका 25 प्लस 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 35। अब इन्होंने पूछा क्या है, विच प्ले नाइदर, मतलब दोनों ही नहीं खेलते हैं। तो N, C और T डैश ये आपको निकालना है, नाइदर का मतलब यही हुआ। ये क्या हो जाएगा आपका NU माइनस N C और T। आपके पास दो सेट हैं C और T, तो इसमें C यूनियन T मतलब ये पूरा रीजन आपका, तो N C और T डैश मतलब ये पूरा रीजन छोड़ के जो रीजन आ रहा है वो, मतलब कि ये जो आपके यूनिवर्सल सेट में आ रहा है ये है आपका U। ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं। तो N C और T डैश, तो नाउ N C और T डैश स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर इज इक्वल्स टू NU माइनस N C और T। NU है आपका 60 और C और T है आपका 35, ये हो गया 25। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन्स 450 पर्सन्स रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश, 200 रीड बोथ, देन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नाइदर इज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है वैसे ये। इसमें आपको NU क्या दिया है 840 टोटल पर्सन्स यूनिवर्सल सेट, उसके बाद NH आप मान लीजिए पर्सन्स हु रीड हिंदी, ये है आपका 450, NE पर्सन हु रीड्स इंग्लिश, ये है 300, और बोथ मतलब दोनों H एंड E, तो H एंड E इंटरसेक्शन E ये आपको दिया है 200। अब हु रीड नाइदर का मतलब क्या है, N H और E इसका डैश, या फिर आप ऐसा कर लीजिए N H डैश एंड E डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बात वही है। अब H और E का होल डैश क्या होगा आपका NU माइनस N H और E, ये चीज़ आप जानते हैं। तो पहले आप N H और E निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका N H और E, H यूनियन E इज इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस N H एंड E, कॉमन एलिमेंट्स इसमें है। तो ये आपका हो गया 450 प्लस 300 माइनस 200 550। ठीक है, अब N H और E डैश ये है आपका NU माइनस N
H और E। NU था आपका 840, तो 840 माइनस 550 ये हो जाएगा आपका 290। तो 290% ऐसे हैं जो कि दोनों ही नहीं पढ़ते हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, इफ x इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर एंड y इज इक्वल्स टू 49n माइनस 49 अगेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन आपको बताना है क्या है। देखिए इसमें आपको दे रखा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप बारी बारी से n की वैल्यू 1 से लेके 2, 3, 4 जितना आपको रखना इतना रखते रहिए। उससे आपको x की और y की कुछ वैल्यूज मिल जाएगी। उन वैल्यूज से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन किसका सबसेट है या ये दोनों इक्वल हैं। तो पहले मैंने n इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो आपका x क्या हो रहा है 8 की पावर 1 माइनस, यह काम कीजिए सिंपली यही लिख लीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 8 की पावर 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया आपका 0। और यहाँ पर आपके y में 49 इंटू 1 माइनस 49, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू 2 रखने पे 8 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आपका हो रहा है 64 माइनस 14 माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 49। यहाँ पर 49 इंटू 2 माइनस 49, तो ये आपका हो रहा है 49। n1 और 2 पर तो आपको सेम वैल्यूज मिल रही है, थोड़ा और करके देख लेते हैं, n को 4 तक देख लेते हैं टेस्ट करके हम। तो n इज इक्वल्स टू 3 आपने किया, तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 आपका होता है 512, 64 8 जा 512, 7 3 जा 21 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 490। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा तो 49 इंटू 3 माइनस 49, तो ये आपका हो जाएगा 98। n इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 4, ये आपका आ रहा है 4067। यहाँ पर 49 इंटू 4 माइनस 49, ये है 147। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ काफ़ी रहेगी चेक करने के लिए। अब ये दोनों जो सेट हैं इसको आप क्या करिए रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन किसका सबसेट है या ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल तो नहीं होंगे, ये तो हमें दिख रहा है। चलिए तो उसका रोस्टर फॉर्म हम बना लेते हैं। तो नाउ x इज इक्वल्स टू 0, 49, 490, 4067 एंड सो ऑन। उसी तरह से y इज इक्वल्स टू 0, 49, 98, 147 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप इन दोनों ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है आपका जो y है इसमें 49 का टेबल चल रहा है, 49 फिर 98 फिर 147 एंड सो ऑन। और ये 490 और 4067 ये दोनों 49 से डिविजिबल हैं, पर यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए 0, 49 उसका डायरेक्ट 490, मतलब ये जो आपका x है ये छोटा है, y में भी 490 आएगा पर बहुत टाइम बाद आएगा, 4067 आएगा पर बहुत टाइम बाद आएगा, मतलब y जो है ये बड़ा है x से। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। तो क्लियरली y हैज मोर एलिमेंट्स, ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ x इज देयर इन y। ठीक है, तो x इज अ सबसेट ऑफ y, आपका ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर है। x से सारे एलिमेंट्स y के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए x सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 38, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल वॉच अ न्यूज चैनल whereas 76% watch another channel. If x% of the people watch both channel, then x is equals to, आपको बताना है क्या है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए पहले क्या दिया है आपको 63% पीपल वॉच न्यूज़ चैनल, तो इसको आप ले लीजिए n, कैपिटल N फॉर न्यूज़ चैनल, ये है 63% या फिर 0.63। उसके बाद अनदर चैनल, तो अनदर चैनल को आप ले लीजिए O, ये है आपका 76% या 0.76। देन यहाँ पे इन्होंने बोला है बोथ चैनल, मतलब N, कैपिटल N एंड O, ये है x% या फिर x/100। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको NU नहीं दिया है, यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट्स कितने हैं ये आपको नहीं दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आता है
कि यूनिवर्सल सेट आपको अवेलेबल नहीं रहता है, गिवन नहीं होता है। तो इस केस में आप जो सेट्स अवेलेबल होते हैं उनका यूनियन ले लेते हैं और उसको इसके इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एन यू है ये हो जाएगा एन कैपिटल एन यूनियन ओ। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है उसमें आपको ये चीज़ करना है। अगर यहाँ पर 3 सेट होते हैं तो 3 सेट का यूनियन हो जाता, एन यूनियन ओ यूनियन एनी अदर थर्ड सेट। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। अब एक और चीज़ इसमें क्या हो रही है इंटरेस्टिंग वाली, कि एन एंड ओ ये x/100 दे रखा है, पर अगर हम इन दोनों डेटा को देखें तो यहाँ पर n कैपिटल N एंड O ये 63% भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 0.63 और 0.76 इसमें से छोटी वैल्यू क्या है? 0.63। आप हमेशा इंटरसेक्शन में छोटी वैल्यू लेते हैं, छोटी वैल्यू इन द सेंस आप कॉमन वैल्यू लेते हैं, और कॉमन वैल्यू ऑब्वियसली जो मेन सेट होते हैं उनसे छोटी होती है। आपके पास 2 सेट है A और B, तो आप जब भी A एंड B लेंगे तो वैल्यू हद से हद A के बराबर होगी, B के बराबर होगी, पर कभी भी उससे बड़ी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर 63% इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है और छोटी वैल्यू है उसको हम लेंगे। ठीक है, तो आपकी एक वैल्यू तो ये आ गई N एंड NO की 63%। अब एक वैल्यू हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यूज़ करना है आपको, क्योंकि इसकी 2 वैल्यू हो सकती है, तो आपका जो ये है NU यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हो सकता है 100% हो आप जब फॉर्मूला लगाएं, या फिर 100% से कम हो। ठीक है, आपको लिख के बताता हूँ मैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा N कैपिटल N यूनियन O, इसको अगर मैं लेता हूँ 100%, तो ये या तो इससे बड़ा होगा इसके फॉर्मूले से, या तो इसके बराबर होगा। ठीक है, बड़ा होगा मतलब जो फॉर्मूले से आप वैल्यू लेकर आएंगे वो छोटी होगी, क्योंकि x की वैल्यू आप जो निकालने वाले वो भी हो सकती है, और 63 फिक्स है ही सही। इसीलिए फॉर्मूले की वैल्यू टोटल 100% हो सकती है या फिर उससे छोटी हो सकती है। इस तरह से आप देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू N कैपिटल N प्लस NO माइनस N कैपिटल N एंड O। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो ये कितना हो गया, हाँ इसको 100 को आप 1 लिख दीजिए चाहे तो 1, ये है आपका 0.63, ये 0.76 माइनस x/100। अब ये आपका हो गया x/100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.39 माइनस 1, तो ये आपको मिल रहा है 0.39 x/100। तो दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39, और बिल्कुल हो भी रहा है। यहाँ पर आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 63, x/100 इज इक्वल्स टू 63/100 मतलब 63। तो ऑल्सो x/100 इज लेस देन इक्वल्स टू 63/100। ये दोनों कैंसिल करा आपने, 63 मिल गया। 63 से कम है तो 39 है, या 63 के बराबर है, 39 के बराबर है तो 39 है, या फिर उससे बड़ा है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को कंबाइन किया, इसको और इसको, तो आपको ये क्या मिल गया, x इज लेस देन इक्वल्स टू 63 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा खास तौर से कि हमेशा जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें छोटी वैल्यू आती है। यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या दे रखी थी आपको दोनों में, 63, इसीलिए हमने 63 लिया, और एक वैल्यू हमने कैसे निकाली, फॉर्मूले से, तो 39 आई। इन दोनों को हमने साथ में करा तो हमें ये मिला। इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA पावर सेट इज। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपका पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के टोटल पॉसिबल सबसेट्स। अब यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 5 है, a इज इक्वल्स टू 5, या फिर ये, तो इस a के पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, ओनली 5, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। और आपका PA क्या होता है, a के जितने भी सबसेट हैं वो, तो कर्ली ब्रेस के अंदर ये 5 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए PA में कितने एलिमेंट है, ओनली 1, तो इसका आंसर है 1, N PA इज इक्वल्स टू 1। और इसका एक और तरीका है, आपका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, वेयर m डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। यहाँ पर a के पास क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी है, तो m 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 मतलब 1। इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर है 1।